अभी हम लोग पढ़ रहे थे वित्तीय फिनेंशियल कमेटीज के बारे में। तो फिनेंशियल कमेटीज 3 थी, पढ़ा आपने क्या क्या? हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, दूसरा था एस्टीमेट कमेटी और तीसरा था पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। तो ये पहला हो गया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि विभागीय स्थायी समितियां, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज, 60 में कहें तो डीएससीज। ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है, पढ़ा हमने कि 24 होती हैं कुल संख्या में। तो इसके बारे में जान लें कि डिपार्टमेंटल कमेटीज पहली बार वेर सेटअप इन 1997 on the recommendation of Rules Committee of Lok Sabha, and they were 17 in number. Then in 1997 में on the recommendation of Rules Committee of Lok Sabha जो है ये डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज की स्थापना पहली बार की गई। ये 17 थी 1997 में, और 2004 में 7 मोर डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमेटीज वेर सेटअप। नाउ दे आर 24। अब ये 24 हैं कुल संख्या में। 24 क्या है? विभागीय अस्थायी समितियां, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं। ये हमने यहां लिख रखा है, इसको आप इसको कॉपी पे उतार लीजिए या बाद में किताब में दिया हुआ है देख लीजिएगा, बस खाली फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन इसको मैंने यहां लिख दिया है। तो लोकसभा में 16, संख्या के अनुपात में ये 2-1, लोकसभा में कुल 16 और राज्यसभा में कुल 8 समितियां हैं। कुल मिलाकर के 16 और 8 24 होती। क्लियर? 16 समितियां कौन कौन लोकसभा में हैं ये लिखा हुआ है। कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, कमेटी ऑन आईटी, कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटी ऑन एनर्जी, कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, कमेटी ऑन फिनेंस, कमेटी ऑन फूड कंज्यूमर अफेयर्स एंड पीडी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कमेटी ऑन लेबर, कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, कमेटी ऑन रेलवेज, कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट, कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज, कमेटी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर, कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट, कमेटी ऑन कोल एंड स्टील, कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट। ये 16 हैं लोकसभा की डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज डीएससी। और राज्यसभा में हमारी 8 हैं। कमेटी ऑन कॉमर्स, कमेटी ऑन होम अफेयर्स, कमेटी ऑन एचआरडी, कमेटी ऑन साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कमेटी ऑन इंडस्ट्री, कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर, कमेटी ऑन हेल्थ एंड वेलफेयर, कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस। तो ये 16, ये 8, कुल मिलकर 24 कमेटीज, डिपार्टमेंटली 24 कमेटीज हैं। बताया 1997 में फर्स्ट टाइम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रूल्स कमेटी ऑफ लोकसभा दे वेर सेटअप। पहले शुरुआत में ये 17 थी, 2004 में इनको एक्सपैंड करके 7 मोर डिपार्टमेंटल कमेटीज वेर सेटअप। नाउ दे आर 24, 16 आर हियर, 8 आर हियर, दैट्स ऑल। अब ये हम देखते हैं कि इनका कमेटीज का इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ये 21 लोकसभा के मेंबर इसमें होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। देयर आर मेंबर्स, यहां कुल 31 सदस्य हैं। 21 आते हैं लोकसभा से और 10 आते हैं राज्यसभा से। 21 और 10, 31। ये कैसे आते हैं? ये 21 सदस्य को लोकसभा के स्पीकर से नॉमिनेट करते हैं और 10 सदस्य को राज्यसभा के चेयरमैन सर नॉमिनेट करते हैं। यहां भी कंडीशन वही है कि कोई मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होगा। ये बातें हो गई इसके गठन की और इनकी संख्या की। अब सवाल ये है कि इनका काम क्या है। इनका काम यही है कि विधायिका को कहिए कि के प्रति या कहिए संसद के प्रति कार्यपालिका को ज्यादा उत्तरदायी बनाना, ज्यादा रिस्पांसिबल बनाना। किन मामलों में? विशेष करके वित्तीय मामलों में। यानी आप ये कहिए कि वित्तीय मामलों में कार्यपालिका को संसद के प्रति ज्यादा जवाबदेह, ज्यादा उत्तरदायी, ज्यादा जिम्मेदार बनाना है। ये कमेटियों का मुख्य उद्देश्य यही है।
जब हम बजट के पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ना कि बजट पर जब चर्चा होती है, चर्चा के बाद जो है हाउस को एक निश्चित समय के लिए अडजान कर दिया जाता है और उसको जो है जो हमारी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, अनुदान की मांगे जो होती हैं, उनको विचार करने के लिए जो रिलेटेड कमेटीज हैं, कुल संघ के पास, केंद्र सरकार के पास इतने विभाग और मंत्रालय हैं और सारे विभागों मंत्रालयों की अपनी समिति है और वो सारी जो बिल्स होते हैं, वो सारे जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारे जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, अनुदान की मांगे होती हैं, वो उसको प्रॉपर रूप से, कायदे से उस पर सम्यक रूप से विचार विमर्श हो सके, ये संबंधित कमेटीज को रेफर कर दिया जाता है। तो यहां ये होता है कि इन कमेटीज के पास टाइम का बाउंडेशन होता है, इनको उसी समय में विद इन टाइम अपनी रिपोर्ट देनी होती है, इनका समय नहीं बढ़ाया जा सकता। ये अनुदान की मांगों पे विचार करती हैं, उसके एक एक जो क्लॉज है उसको ठीक से देखती हैं, उसके सारे विधि पहलुओं की जांच करती हैं और उनके कार्य में ये है। अब कार्य की बात, तो कार्य की चर्चा शुरू हो गई यहां से कि वो क्या करती हैं। जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, जो अनुदान की मांगे हैं, उन पे क्लास बाय क्लास जो कंसर्न कमेटीज होती हैं अपने विभाग की, उस पर विधिवत चर्चा करती हैं और चर्चा करके इस तरह की रिपोर्ट देती हैं जिससे कि रिपोर्ट पे सदन को उस पर चर्चा करने में, वाद विवाद करने में आसानी होती है। इन्हीं रिपोर्ट के आलोक में ही अनुदान की मांगों पे लोकसभा में चर्चा होती है। तो इनका कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये संबंधित मंत्रालय के विषय में जो अनुदान की मांगे हैं, उन पर लोकसभा में चर्चा करने हेतु इनके द्वारा जो रिपोर्ट्स उपलब्ध कराई जाती है सम्यक विचार विमर्श करके, वह बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसी के आलोक में अनुदान की मांगों पे बहस होती है, विचार होता है, फिर मतदान होता है। तो ये समिति का कार्य है और समिति जो अलग अलग संबंधित डिपार्टमेंट्स के जो बिल होते हैं उन पे विधिवत विचार करती है, विधेयकों पे विचार करती है। और ये जो है उसके बाद उनके जो वार्षिक प्रतिवेदन होते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, उस पर विचार करती है। और सदन में जो प्रस्तुत किए गए हमारे राष्ट्रीय नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, जो दीर्घकालिक नीतियां हैं, नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, उन पे भी अपना विचार करती है। उनकी जो नीतियां हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पे भी विचार करती है। इस पे विचार करते समय जो सरकार की लॉन्ग टर्म, हमारी जो राष्ट्रीय महत्व की जो बेसिक पॉलिसीज हैं लॉन्ग टर्म की, उन पे भी विचार करते। जरूरी है विचार करना कि ये आज जो बातें रखी जा रही, इसका उससे कोई तालमेल है कि नहीं है, उस पर भी अपनी रिकमेंडेशन करती हैं। तो ये इनका काम है। लेकिन ये डे टू डे किसी भी मंत्रालय के या विभाग के डे टू डे वर्क में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। जानते ही हैं कि ये बाइंडिंग नहीं है, ये एक तरीके से एक रिकमेंडेशन है। कमेटियों के बारे में आप ये जान ही रहे हैं कि ये रिकमेंडेशन है, दे आर नॉट बाइंडिंग। किसी डिपार्टमेंट या किसी मिनिस्ट्री पे बाइंडिंग नहीं है। और ये डे टू डे जो काम होते हैं उस मामलों पे, उस मैटर्स पे कोई विचार नहीं करती। और ये कमेटी जो है जिस पर्पज के लिए गठित है, सामान्य तौर पे किसी विशेष स्थिति में मैटर रिफर किया जा सकता है, बट सामान्य स्थिति में जो समितियों का अपना जो कार्य क्षेत्र है वो किसी अन्य पार्लियामेंट्री, अन्य स्टैंडिंग कमेटी के मामलों को में इंटरफियर नहीं करती। ये इनकी बातें। इनसे फायदा क्या है? समितियों का कार्य आपने जान लिया कि संसद के प्रति कार्यपालिका को ज्यादा जवाबदेह बनाना, खास करके वित्तीय मामलों में। तो ये जांच पड़ताल करके जो रिपोर्ट का इनसे फायदा एक तो ये है, बड़ा जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण इनकी भूमिका ये है कि ये एक तरीके से हमारे विपक्ष को और राज्यसभा को कार्यपालिका के वित्तीय मामलों पे नियंत्रण स्थापित करने का मौका देती हैं। दूसरा ये भी है कि इन कमिटियों में जब सम्यक रूप से अपने मिनिस्ट्रीज के अनुदान की मांगों का या उनके बिल्स का या उनके एनुअल रिपोर्ट्स का एग्जामिनेशन कर रही होती हैं, तो ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले सकती हैं, पब्लिक ओपिनियन ले सकती हैं। तो इस कमेटी में एक्सपर्ट पब्लिक की ओपिनियन भी आ जाती हैं और ये इंश्योर करती हैं इकोनॉमी और इफिशियंसी को। हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कितना इफिशियंट हो,
उसमें इकोनॉमी हो, इससे ही फायदा होती है। इसकी कार्य पद्धति कहिए तो लोकसभा की तुलना में काफ़ी आसान होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल है कि ये लोकसभा चूँकि छोटी छोटी कमेटियाँ होती हैं, इनको काम करना आसान होता है। ये लोकसभा की तुलना में आप कहेंगे इनकी फंक्शनिंग जो है ये एक तरीके से लचीली है, फ्लेक्सिबल है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें। हाँ, इसमें चूँकि सारे दलों का करीब करीब रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, तो इसमें दलीय पूर्वाग्रह जो होता है वो उससे मुक्त होती हैं। पार्टी बाइस जो होता है वो उससे मुक्त होती हैं, जो कि इसमें रिप्रेजेंटेशन सारे लोगों को मिल जाता है। और ये इसका महत्वपूर्ण बात यही है कि ये जो है कार्यपालिका पर विधायिका के प्रभावी नियंत्रण को स्थापित करती हैं। एक व्यापक नियंत्रण, एक कंप्रहेंसिव कहिए, एक डीप कहिए, या कहिए कि डिटेल्ड कहिए, का नियंत्रण स्थापित करने का मौका देती हैं इसके माध्यम से। तो ये इसके मुख्य गुण है। और दोष यही है, कहिए आप कि ये बाइंडिंग नहीं है, ये डे टू डे मामले में कोई इंटरफियर नहीं कर सकती, किसी को सजेस्ट नहीं कर सकती। तो ये संक्षेप में डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज की बातें हैं। और अब हम देखते हैं अपनी तीसरी समिति के बारे में। आइए अब अपनी तीसरी समिति, जांच समितियों के बारे में देखा जाए। कमेटी टू इंक्वायर, इसमें 3 है, कमेटी ऑन पिटीशन, कमेटी ऑन प्रिविलेज और कमेटी ऑन इथिक्स। आचार समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति। तो इसमें पहली है कमेटी ऑन पिटीशन। तो इस कमेटी का क्या काम है? कमेटी एग्जामिन्स, क्या करती है ये? पिटीशन ऑन बिल्स एंड मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, यानी लोक महत्व के मामलों पे और बिल्स पे अगर कोई पिटीशन है तो उसकी एक समिति उस पर एग्जामिन करती है, उसकी जांच करती है, उसके हिसाब से रिपोर्ट देती है। उसके अलावा अगर कोई यूनियन से रिलेटेड विषय है जिस पे पिटीशन कोई इंडिविजुअल ने किया है या किसी यूनियन ने किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, यानी इस तरह की कोई पिटीशन आई है संघ से संबंधित विषय में, तो उस पिटीशन, उसके नाम ही से लग रहा है याचिका या आवेदन के लिए गठित समिति, और जांच ऊपर लिखा हुआ है, तो इंक्वायर करती है। द कमेटी इंक्वायर्स, क्या करेगी? पिटीशन ऑन बिल्स, विधेयकों पे संबंधित अगर कोई पिटीशन है या कोई ऐसा जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का विषय है, ऐसा कोई मामला है, उस पर विचार करेगी। और अगर संघ से रिलेटेड कोई ऐसा विषय है जिसको किसी इंडिविजुअल ने या किसी संघ ने, किसी यूनियन ने कोई पिटीशन दी है, उस पर भी विचार करेगी। इसमें कंपोजिशन की जहाँ बात है, कंस्टिट्यूटेड, इसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा के होते हैं। दूसरी समिति विशेषाधिकार समिति। विशेषाधिकार समिति को हम कॉजी जुडिशियल कमेटी भी कहते हैं, अर्ध न्यायिक समिति। ये जो है हमारी काजी जुडिशियल कमेटी भी कहते हैं हम इसको, अर्ध न्यायिक समिति। नाम से स्पष्ट है कि ये सदन हाउस के और हाउस के सदस्यों के अगर कोई विशेषाधिकार से रिलेटेड इश्यूज हैं तो उसकी जांच करती है, और जांच करके कमेटी अपनी रिकमेंडेशन हाउस को देती है। इसके कंपोजिशन की बात भी जहां तक है तो इसमें भी 15 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से आते हैं। तीसरी हमारी इथिक्स कमेटी है, आचार समिति। नाम से ये स्पष्ट है कि ये क्या करती है? ये इट इज एंगेज्ड इन डिसिप्लिन एंड डेकोरम। ये संसद सदस्यों के लिए आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट सुनिश्चित करने का काम यह समिति करती है। और अगर किसी सदस्य ने कोई मिसकंडक्ट किया है तो उसकी जांच करेगी और उस पर रिपोर्ट देती है कि इस पर कौन सा एप्रोप्रिएट एक्शन किया जाए, कौन सी डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए, तो ये देती है। इसका काम ही है कि क्या करना, कि संसद सदस्यों पे उनका डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करना, उनका कोड ऑफ कंडक्ट देखना। ये हो गई इथिक्स कमेटी की बात है। ये हाँ, ये जान लें कि ये इथिक्स कमेटी फर्स्ट जो राज्यसभा में 1997 में गठित की गई आचार समिति, और उसके 3 साल बाद 2000 में ये लोकसभा में इस आचार समिति का गठन किया गया। नाम से स्पष्ट है, आप इसको समझ जाएंगे। चौथी हमारी है कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल।
यानी परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समिति। इसमें हमने बताया था 6 तरह की हैं, ये 6 सब कैटेगरीज हैं इसमें। पहली है सरकारी आश्वासन समिति, नाम से स्पष्ट है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, यानी गवर्नमेंट ने, मिनिस्टर्स ने समय समय पे हाउस में क्या किया है, जो एश्योरेंसेस दिए हैं, जो प्रोमिसेस किए हैं या जो अंडरटेकिंग्स दी हैं, उसका किस हद तक क्रियान्वयन किया गया है, ये कमेटी इसको इंक्वायर करती है और इसको इंक्वायरी करके इसकी रिपोर्ट बनाती है और हाउस को देगी कि मंत्रियों द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा जो भी इस तरह के आश्वासन दिए गए, एश्योरेंसेस, प्रॉमिसेस, अंडरटेकिंग्स की गई, उसको किस हद तक उसका क्रियान्वयन किया गया। इस कमेटी का गठन फर्स्ट टाइम 1953 में हुआ था, 1953 में, और इसमें भी लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। तीसरी अधीनस्थ विधायन समिति, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये भी एक तरीके से महत्वपूर्ण कमेटी है। ये इस बात को देखती है कि एग्जीक्यूटिव को जो संसद ने रूल बनाने के लिए या रेगुलेशन बनाने के लिए, सब रूल्स बनाने के लिए, बाईलॉज बनाने के लिए जो पावर डेलीगेट किए थे, पावर डेलीगेट कर देती है संसद एग्जीक्यूटिव को कि वो रूल बनावे, बाई रूल बनावे या रेगुलेशंस बनावे, बाईलॉज बनावे, या संविधान के द्वारा जो इस तरह के अधिकार दिए गए हैं उसको जो है एग्जीक्यूटिव ने प्रॉपरली एक्सरसाइज किया है कि नहीं, उसको सही ढंग से इस्तेमाल किया है कि नहीं, ये काम है अधीनस्थ विधायन समिति का देखने का। इसमें इस कमेटी को शुरुआत 1953 में हुई थी। इसमें दोनों हाउसेस में कुल 15 मेंबर होते हैं इस कमेटी के। ये सबऑर्डिनेट कमेटी, ये हमारा जो है कमेटी है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हो गया, ठीक है। थक बोरिंग लग रहा है, अच्छा। और अब आते हैं, पढ़ते हैं विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए प्रयुक्त समिति, पेपर्स लेड ऑन टेबल। इसमें जो है 15 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते, ज्यादातर कंपोजिशन यही है। और ये इस बात को देखती है कि सदन के पटल पर जो रखे गए पेपर्स थे, पेपर लेड ऑन टेबल, जो दस्तावेज रखे गए थे, उसका अध्ययन करके ये बताती है कि जो पेपर का निपटारा हुआ, जो रखे गए, उसका उन दस्तावेजों का अध्ययन करके बताएगी कि संविधान के प्रावधानों का या एक्ट का, रेगुलेशन का पालन किया गया कि नहीं। ये इस कमेटी का काम है कि जो पेपर रखे गए, जो दस्तावेज रखे गए, वो जो है संविधान के प्राविधान, एक्ट या रूल के अनुरूप है कि नहीं है, ये इसी की जांच करके अपनी रिपोर्ट देती है। और इसमें भी 15 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति, क्लियर है, आप जानते हैं इस बात को, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ये भारी भरकम 30 मेंबर कमेटी है। इसमें 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से आते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम वही है, पहला कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के द्वारा जो प्रतिवेदन दिया जाता है उस पर विचार करती है और ये भी देखती है कि इनके कल्याण के लिए सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं या इनके कल्याण के लिए जो संवैधानिक प्रावधान हैं या जो विधायी कानून हैं उनका पालन किया जा रहा है कि नहीं, और इनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं उनका लाभ इन तक पहुंच रहा है कि नहीं। इन सारी चीज़ों को विधिवत पड़ताल करके वो समिति अपनी रिपोर्ट देती है। और महिला सशक्तिकरण समिति है, ये फर्स्ट टाइम 1997 में बनी। इसमें भी कुल अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति की तरह इसमें भी 30 मेंबर होते हैं, ठीक, हाँ 30, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये क्या करती हैं? ये भी महिला आयोग द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसकी छानबीन करती है, उसकी इंक्वायरी करती है, उसको पढ़ती है और ये भी देखती है कि महिलाओं के समानता के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनकी गरिमा को बनाए रखने के लिए जो कानून है या जो संवैधानिक प्रावधान है
जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन ठीक से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जिससे कि महिलाओं की स्थिति, उनकी गरिमा, उनका एम्पावरमेंट या उनको उनके जो जेंडर वाइज्ड है उनकी समानता के लिए, लैंगिक समानता के लिए किस तरीके से कानून बनाए गए हैं या जो संवैधानिक प्रावधान अधिनियम है उसमें अगर कोई कमियां हैं उसको देखती है, समझती है, उस पर अपनी रिकमेंडेशन करती है। ऐसा समितियों का काम होता है। और लाभ के पद के लिए संयुक्त समिति, ज्वाइंट कमेटी एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये 15 मेंबर कमेटी है। इसमें 10 लोकसभा 5 राज्यसभा से आते हैं। इसका काम है कि ये विभिन्न समितियों निकायों के कंपोजिशन और कैरेक्टर, गठन और चरित्र की जांच करती हैं और उनमें जो पद होल्डर हैं, जो पोस्ट होल्डर हैं, जो पद धारक हैं, उनके बारे में रिकमेंडेशन करती है कि उन्हें एमपी के रूप में निर्वाचित करने के लिए अयोग्य ठहराया जाए या नहीं ठहराया जाए। इस बात पे लाभ के पद के लिए कि कहीं वो लाभ के पद पे तो नहीं थे, उसकी जांच करने के लिए ये ज्वाइंट कमेटी होती है। कमेटी में 15 सदस्य हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा, 15 ये ज्वाइंट कमेटी होती है। ठीक, ये संक्षेप में हमारी 4 समितियां हो गई। अब हम 5वीं छठियों की, तो छठी को देख लेते हैं। और 5वां हमारा है, 5वीं जो संसदीय समिति है वो है संसद के दैनंदिन कार्यों से संबंधित समितियां। डे टू डे बिजनेस कंडक्ट करने के लिए संसदीय समितियां जो बनती हैं उसमें पहले है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, BAC। दूसरा है सदस्यों के निजी विधेयकों या संकल्पों की समिति, रूल्स कमेटी। और बैठकों में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों से संबंधित समिति। तो सर इसमें पहली जो है वो हमारी कौन सी है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, यानी हाउस में कार्य संपादित करने के लिए, कार्य संपादन के लिए, रेगुलेशन के लिए कि क्या प्रोग्राम टाइम टेबल क्या हो, किस तरीके से हाउस काम करे, ये जो है कार्य सलाहकार समिति ही देखती है। और कार्य सलाहकार समिति यह भी देखती है कि सदन के समक्ष सरकार के द्वारा जो विधायी या अन्य कार्य संपादित करने के लिए लाए जा रहे हैं उसको कब कब पेश किए जाए, उसके लिए वो समय निर्धारित करती है, टाइम टेबल बनाती है, प्रोग्राम बनाती है। ये काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है। और जाहिर सी बात है कि सदन को संचालन करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो अध्यक्ष सभापति का होता है। तो इस तरह से इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर ही होता है। लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 10 होते हैं। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी अध्यक्ष होता है। और इंक्लूडिंग इसमें इस कमेटी में 15 मेंबर होते हैं। राज्यसभा में 10 होते हैं। चेयरमैन साहब इसके जो है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। ये है, ये बिजनेस हाउस को कैसे चलाया जाए, जो उसके विधायी कामकाज हैं या अन्य कार्य हैं वो कब कब हों, क्या समय निर्धारित किया जाए, और सदन का जो टाइम टेबल है, जो प्रोग्राम है, कैसे चलाया जाए, कब कब किस काम के लिए कितना टाइम अलॉट किया जाए, ये सारा काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मोटे मोटे रूप में होता है। 15 सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि स्पीकर इसका जो है चेयरपर्सन होता है। ऐसे ही राज्यसभा में जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। और दूसरा है सदस्यों के निजी विधेयकों या संकल्पों से संबंधित, यानी समिति, ये जो कमेटी है, जो संसदीय समिति है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये बिल्स को कैटेगराइज करती है कि कौन सा बिल जो है सरकारी विधेयक है, कौन सा बिल जो है मिनिस्टर ने पेश किया है। सरकारी बिल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, आप जानते हैं। और प्राइवेट मेंबर बिल अगर कोई, मतलब कोई नॉन मिनिस्टर अगर बिल प्रोड्यूस करता है तो वो इंट्रोड्यूस करता है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल है। तो बिल को कैटेगराइज कर लेते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल तो जो होता है या जो रेजोल्यूशन होता है, ये कमेटी का काम है। ये तय करती है कि जो प्राइवेट मेंबर का बिल या रेजोल्यूशन है इसके लिए कौन सा टाइम अलॉट किया जाए, इस पर डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, ये काम है
जो ये कमेटी होती है, ये प्राइवेट मेंबर से रिलेटेड जो बिल होते हैं, जो रेजोल्यूशन होते हैं, संकल्प होते हैं या विधेयक होते हैं, उन पे कब चर्चा कराई जाए, ये समिति निर्धारित करती है। अच्छा, ये ध्यान देने की बात है कि ये समिति सिर्फ लोकसभा में है। इसमें 15 मेंबर होते हैं और डिप्टी स्पीकर सर इसके चेयरमैन होते हैं। ये समिति राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में निजी विधेयक के संकल्प, ये काम जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देख लेती है। ध्यान रखिएगा इस चीज को आप, कि राज्यसभा में ये दूसरी सदस्यों के निजी विधेयकों और संकल्पों पे विचार करने के लिए कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन, ये राज्यसभा में नहीं है। यहाँ पे इस समिति का काम राज्यसभा में यही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही देख लेते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, बताया, ये 10 मेंबर है और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तीसरी कमेटी हमारी है, इसमें विनियम समिति, रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी का ये काम होता है कि वो देखती है कि सदन की जो कार्य पद्धति है, जो संचालन है, प्रोसीजर एंड जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उसमें किसी सुधार की ज़रूरत है, किसी संशोधन की ज़रूरत है, किसी बदलाव की ज़रूरत है। यानी रूल्स कमेटी, ये कमेटी ये देखती है। समिति, ये संसदीय समिति, इसका काम है ये देखना कि सदन की कार्य पद्धति, सदन की जो प्रोसीजर है या सदन की जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, जो संचालन से संबंधित कोई मामला है, तरीका है, क्या उसमें किसी नए नियम की संशोधन की ज़रूरत है, किसी बदलाव की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो ये कमेटी इस पर सुझाव देती है। कितनी अच्छी बात है ना कि रूल्स कमेटी इसीलिए बनाई गई है कि ये देखे कि इसके कामकाज में क्या सुधार किया जा सकता है। और इसी में एक है बैठक में अनुपस्थित सदस्यों की समिति। तो ये कमेटी क्या करती है कि जो हमारे संसद सदस्य हैं उन्होंने जो अवकाश लिया है, उस अवकाश की छानबीन करती है और देखती है कि क्या कोई इसमें सदस्य ऐसा तो नहीं है जो 60 या 60 से अधिक दिन तक बिना हाउस की परमिशन लिए ही फुर्र था। अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा करती है। मोटा मोटा यही काम जो है इस समिति का है। ठीक है, ये लोकसभा में ये समिति है, इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में ये अनुपस्थित सदस्यों वाली समिति नहीं है। ये काम सीधे हाउस ही करता है वहाँ। क्लियर, बस इतनी सी बात है कि बैठते हैं, देखते हैं भाई कितने लोग छुट्टी लिए हैं, देखें छुट्टी लिए हैं, कब से कब तारीख तक लिए हैं, कहीं कोई ऐसा सज्जन तो नहीं जो 60 या 60 से अधिक दिनों तक गायब है तो अनुमति नहीं ली है सदन की। अनुमति नहीं लिए तो जानते हैं क्या होता है, तो फिर वो सिफारिश करते हैं इनके खिलाफ ये कार्रवाई की। ये लोकसभा में है, लोकसभा में ये एब्सेंटी वाली समिति है और इसके 15 मेंबर हैं। बट राज्यसभा में ये समिति नहीं है। राज्यसभा में सदन सीधे इसको देखता है। समिति मतलब संसदीय समिति नहीं देखती है, सदन देखता है। अब देखते हैं छठा, हाउस कीपिंग कमेटी, सदन समिति और सेवा समिति। इसमें जो है 4 हैं, सामान्य प्रयोजन समिति, सदन समिति, पुस्तकालय समिति, सदस्यों के वेतन भत्तों की संयुक्त समिति। सुनते सुनते आप लोग ऊब गए होंगे, लेकिन पढ़ लीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा। तो पहली है सामान्य प्रयोजन समिति। सामान्य प्रयोजन समिति का मतलब है कि जो अन्य संसदीय समितियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं वो जो है सामान्य प्रयोजन समिति में आ जाते हैं। और इसमें इन ईच हाउस दिस कॉन्सिस्ट क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एज इट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन पर्सन होता है, डिप्टी स्पीकर होता है और मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन होते हैं। इसमें उससे मिल के बनता है, उसके सदस्य होते हैं। और इसमें चेयरपर्सन ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज वो भी होते हैं। और इसमें लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रुप्स वो भी इसमें होते हैं। और अन्य ऐसे सदस्य होते हैं अदर मेंबर्स, जिसे कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है नॉमिनेट करता है। लीडर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड सच अदर नॉमिनेटेड। इसी तरीके से अन्य लोग जो नॉमिनेटेड होते हैं जिसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर नॉमिनेट करता है, वो जो है सामान्य प्रयोजन समिति में आते हैं। सदन समिति, हाउस कमेटी का क्या काम है जानते हैं?
हाउस कमेटी खाली संसद सदस्यों के आवासीय सुविधा, खाना पीना, चिकित्सा, अन्य चीज़ों की, दिल्ली में जो लोग रहने वाले हमारे सांसद हैं उनके आवासों में या उनके हॉस्टल में खाने की क्या स्थिति है, भोजन की, चिकित्सा की, स्वास्थ्य की, रहने की, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। ये हाउस कमेटी का ये काम है। और लोकसभा में इसमें 12 सदस्य होते हैं। लोकसभा में इनके 12 सदस्य होते हैं। ये संसद सदस्यों के बताया भोजन, चिकित्सा, आवास, जो हॉस्टल में रह रहे हैं या जो इनको आवास मिला हुआ है उनके बारे में देखती है। पुस्तकालय समिति, पुस्तकालय समिति में कुल आपके 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्यीय पुस्तकालय समिति होती है। इसमें आपके 6 लोकसभा से आते हैं और 3 राज्यसभा से। ये संयुक्त समिति है एक तरीके से। ये सदन में जो हमारे मेंबरान हैं उनके लिए जो लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे कि वो ज्ञानार्जन कर सकें, उनको लाइब्रेरी की सेवा में, लाइब्रेरी सर्विस पाने के लिए उनको किसी सहायता की जरूरत अगर है तो ये कमेटी रहती है। कमेटी जाके कह सकते हैं भैया हमको ये पुस्तक वो पढ़ना है, समझना है, करना है। ये 9 सदस्यीय समिति है, 6 लोकसभा 3 राज्यसभा से। ये हमारी लाइब्रेरी कमेटी है हमारे संसद सदस्यों के लिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, सदस्यों के वेतन भत्तों की लिए संयुक्त समिति, ये ज्वाइंट कमेटी है। ये संसद सदस्यों के वेतन भत्तों की ज्वाइंट कमेटी, ये ज्वाइंट कमेटी है। इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं। 10 लोकसभा से होते हैं, 5 राज्यसभा से होते हैं। और आपको मालूम होगा कि 1954 में संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन को निर्धारण करने के लिए एक्ट बना था। क्या बना था? अधिनियम बना था। उसी अधिनियम के तहत 1954 में जो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन निर्धारण का अधिनियम बना था, उसी के अंतर्गत जो है ये 1954 में ये ज्वाइंट कमेटी बनाई गई। 15 मेंबर, 10 फ्रॉम लोकसभा एंड 5 फ्रॉम राज्यसभा। इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि ये देखती हैं, नियम बनाती हैं, इसलिए इनके वेतन भत्तों से संबंधित को रेगुलेट करने के लिए, वेतन भत्ते और पेंशन को रेगुलेट करने के लिए रूल बनाना के लिए नियमावली बनाना, ये इनका काम है। ये लगी रहती है अपना, ये ज्वाइंट कमेटी है। ये संक्षेप में संसदीय समितियों की बातें हैं। और हाँ, चलते चलते एक चीज छूट रही थी, एडवाइजरी कमेटी के बारे में, सलाहकार समिति। तो सलाहकार समिति के बारे में आप इतना समझें कि ये केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी रहती है। और दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं, इसमें दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं इसके मेंबर होते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है? ये एक तरीके से मंत्री और संसद सदस्यों के बीच सरकारी नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन, सरकारी कार्यक्रमों पे, उनकी नीतियों पे कैसे अमल किया जाए, इन सारी चीज़ों पे एक इनफॉर्मल डिस्कशन होता है सलाहकार समिति में। और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति संसदीय कार्य मंत्रालय करता है, उसके दिशा निर्देशन में की जाती है। इसकी सदस्यता, इसकी मेंबरशिप वॉलंटरी होती, स्वैच्छिक होती है। और इसमें कम से कम सलाहकार समिति में 10 सदस्य और अधिक से अधिक 30 सदस्य हो सकते हैं। तो एक तरीके से दोनों सदनों के सदस्य जो है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी होती हैं। और मंत्री गण और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो विभिन्न मंत्रालयों के हैं वो बैठ करके इस पे इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं कि सरकार के कार्यक्रम क्या हों, उनको कैसे क्रियान्वयन किया जाए। ये संक्षेप में। हाँ, इसका जो अध्यक्ष होता है वो जो है उस विभाग का, उस मंत्रालय का जो मंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। छोटे में यही इसकी बात है सलाहकार समिति की। ओके, जय हिंद।